हमें इतनी बड़ी हो सकती है कि विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाए, क्रैश हो जाए? जी अभिषेक, देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जी। जब भी ऐसे बड़े एरर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है उन पे एक्ट करने के लिए। जी। यहाँ पे इस सिचुएशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि पहले एक तो जहाज ने बहुत ज्यादा हाइट नहीं पकड़ी थी, यानी कि जी। मनूवर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं था। अब टाइम होता भी तो अभिषेक, दोनों इंजन का यहाँ पे लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। जी। अगर एक इंजन पे होता तो जहाज पक्का टेढ़ा होता, एक इंजन पे आ जाता, यॉ कर जाता, और उसके बाद भी शायद टेक ऑफ कर जाता, और उसके बाद शायद कोई इमरजेंसी लैंडिंग या कुछ भी किया जा सकता था पायलट के द्वारा। जी। सो इसका मतलब जो है ये एक ऐसी तकनीकी खराबी की ओर इशारा करता है जो जो इमीडिएटली जिसने लॉस ऑफ थ्रस्ट दिया है, जो बहुत ही रेयर हो सकती, बहुत ही ज्यादा रेयर हो सकती है। और हो सकती है, अभिषेक आपने सवाल पूछा कि हो सकती है, हो 100% हो सकती है, जी। 100% हो सकती है। क्योंकि अंततः ये मशीन है। अगर हम हमारे सीडीएस का भी एग्जाम्पल लें तो वहां पे भी आप देखिए, जहाज बिल्कुल दुरुस्त जहाज था, बिल्कुल एक्सपीरियंस पायलट थे, वीआईपी मूवमेंट था। हालांकि एरिया थोड़ा सा, टरेन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ट्रेन्ड पायलट्स थे। सो तकनीकी खराबी जो एक चीज है अभिषेक, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हम सिर्फ अपने लेवल पे प्रिलिमिनरी चेक्स करते हैं कि भाई जी। इस मशीन का ये एसओपी है और ये चेक्स जरूरी है, सो दैट इसके अंदर कोई ऐसी तकनीकी खराबी ना आए कि ये जहाज या कोई भी ऐसी तकनीकी जो चीज हम यूज करते हैं, कोई भी मशीन आप लगा लीजिए, कि उसमें ये चीजें, इन चीजों की प्रॉब्लम ना जी। आए। और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं, यानी कि सिस्टम स्टैंड बाय पे होते हैं अभिषेक। जी। स्टैंड बाय वन, स्टैंड बाय टू। जैसे कि इंजन भी है तो ट्विन इंजन है, तो एक इंजन खराब हुआ तो दूसरा ले लेगा। सो ये एक इतनी रेयर कंडीशन है जी। जिसमें दोनों इंजन का ही लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। अभी सब कुछ जो जी। तथ्य सामने आएंगे वो तो एफडीआर के बाद ही सामने आएंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएंगे, बट जितना हम अपनी एक्सपर्टीज से बता पा रहे हैं उसके हिसाब से इतना रेयर है जी। कि इतनी जल्दी ऐसा क्या खराब हुआ। तकनीकी खराबी है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अनलेस अनलेस बीइंग अ फौजी, जो हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा जी। हमेशा एक 0.01% भी लेके चलते हैं, वो है जी। सबोटाज का, कि जी। कोई ऐसा, बिकॉज अभी ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हुआ है, और जहाज कहाँ कहाँ पे मेंटेनेंस करके आया है इसकी जी। भी अभी पूरी तथ्य सामने आएंगे। तो कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है या किसी ने की बिल्कुल होगी, बिल्कुल दीप्ति जी, एक गारंटी लंबी तो चेन नहीं है है किसी भी और चीज इस की। पूरी चेन को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। इस बीच हमारे साथ कृष्णा मितुरी जी जुड़े हैं, जो कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और सर, सबसे पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे हादसे पर चाहूंगा। क्या आपका पहला रिएक्शन होगा, किस तरीके से आप इस पूरे हादसे को देखते हैं, और क्या फॉल्ट आपको लगता है जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, हादसा बहुत बुरा था और बहुत दुख है। सबसे पहले मेरी संवेदना जिनकी जान गई उनके जी। लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज 640-45 फुट तक पहुंचा है और रनवे एलिवेशन कोई 200 फुट है, 250 फुट है। मतलब ग्राउंड से कोई 400 फुट ऊंचाई तक ये जहाज पहुंचा है और मैक्सिमम स्पीड गेन करी है कोई 175 नॉट्स के आसपास। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये आता है कि हवाई जहाज बिल्कुल ठीक है, एक इंजन फेल अगर हो जाए तो ये जहाज इतना कैपेबल है कि 15,000 फुट तक सिंगल इंजन पे विथ फुल लोड क्लाइंब कर सकता है, ताकि पायलट को मौका मिले कि आगे क्या एक्शन जी। करना है, क्रैश लैंड करना है क्या। वैसे अ, वो उसको मौका नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं कि टेक ऑफ में 3 मेन स्टेजेस होती हैं। जी। सबसे पहले होती है गो नो गो, विच इज कॉल्ड V1। V1 मतलब ये है कि मैं आगे जाऊं या टेक ऑफ अबॉर्ट करूं, रोक दो टेक ऑफ। फिर उसके बाद आता है V2। V2 होती है रोटेटिंग स्पीड, जहां पे आपने अगर जहाज उड़ते हुए टेक ऑफ करते हुए देखे हैं तो एक स्टेज पे जहाज की नोज व्हील
जो सामने वाला पहिया है वो उठता है, उसको रोटेशन कहते हैं, रोटेटिंग स्पीड, V2। इसका मतलब जहाज पावर डेवलप कर रहा है, उसके विंग्स के ऊपर लिफ्ट डेवलप हो रही है जी। और अब वो टेक ऑफ करने का। फिर जी। आता है अनस्टिक स्पीड। नाउ अनस्टिक स्पीड वो होती है जहां पे कि जहाज जमीन को छोड़ता है, जी। उठता है जमीन से। वो तब उठता है जब विंग्स के ऊपर, जहाज के ऊपर पूरी तरह से लिफ्ट डेवलप हो जाए। वो दैट इज अनस्टिक स्पीड, टेक ऑफ स्पीड। उसके जी। बाद कुछ हाइट तक जाके पायलट अंडर कैरेज रिट्रैक्ट करते हैं ताकि स्पीड बढ़ सके। जी। अब मेरे को जहां तक लगता है, मेरे अंदाजे से अंडर कैरेज ऊपर करने से पहले पायलट को कुछ खराबी दिखाई दी और उसने ये अनाउंस किया कि आई फाइंड सम इंजन प्रॉब्लम, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, देयर इज सम इंजन प्रॉब्लम, जी। या कुछ ऐसा कुछ कहा है। जी। उसके बाद इमीडिएटली पावर लॉस हो गया। जी। अब टेक ऑफ से लेके क्रैश तक कोई 50-55 सेकंड का टाइम गुजरा है। जी। देखने वाली बात यह है कि टेक ऑफ करने के बाद जमीन से कोई 400 फुट ऊपर हवाई जहाज चला गया और उसकी स्पीड भी 175 नॉट्स के आसपास डेवलप हो गई। जी। वहां पे सडनली टोटल पावर लॉस। अब टोटल पावर लॉस कुछ एक वजह से होती है। नॉर्मली ये जहाज इतने सेफ होते हैं, दे हैव फेल सेफ मैकेनिज्म्स, जी। इतने सेफ होते हैं कि अगर एक, जैसे मैंने बताया, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो सिंगल इंजन पे क्लाइंब कर सकते हैं, जी। लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें सस्पिशन ये है जी। कि दोनों ही इंजन फेल, जी। विच इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। जी। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। लेकिन हुआ तो इम्पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर, कई सारी थ्योरी जो है इस वक्त चलती नजर आ रही हैं। मैं रुक करूंगा सर आपका, और दीप्ति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा दें, जहां अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की तस्वीरें खौफनाक है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं ये। लेकिन अहमदाबाद ने ऐसी ही तस्वीरें 37 साल पहले भी देखी थी, जब 1988 में मुंबई से अहमदाबाद आने वाला विमान एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया था। और यह हादसा कैसे हुआ था आप इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने 19 अक्टूबर 1988 को हुए विमान हादसे की यादें ताजा करा दी, जब 37 साल पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसी तरह हुए हादसे ने देश को झकझोर दिया था। 1988 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 बोइंग 737-200 हादसे का शिकार हो गई थी। तब इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से अहमदाबाद आने वाला विमान एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया था। हादसे में विमान में सवार 135 लोगों में से 130 की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि पायलट की गलती से हादसा हुआ। इसके अलावा देश में हाल में हुए बड़े विमान हादसों की बात करें तो 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ था। कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 17 यात्री और दोनों पायलट की मौत हो गई थी, जबकि 138 लोग घायल हो गए थे। रनवे पर रुकने में असफल होने के कारण विमान 100 फीट गहरी घाटी में गिर गया था। इस हादसे में प्लेन के 3 टुकड़े हो गए थे। भारी बारिश के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ था। इससे पहले कर्नाटक में भी अहमदाबाद की तरह ही बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। जैसी तस्वीरें आज दिखाई दी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें 2010 में कर्नाटक में भी नजर आई थी। कर्नाटक के मैंगलोर में 22 मई 2010 को एयर इंडिया का एक्सप्रेस बोइंग 737-800 नाम का प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन एक घाटी में जाकर गिर गया था और विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। इस हादसे में 158 यात्रियों की मौत हुई थी। विमान में 160 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से केवल 8 बच पाए थे। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया गया था। कर्नाटक से पहले बिहार की राजधानी पटना में भी अहमदाबाद की तरह ही बड़े विमान हादसे ने
देश को सन्न कर दिया था। जैसे आज अहमदाबाद में हाहाकार मचा, ऐसे ही 25 साल पहले पटना में भी हुआ था। पटना में 17 जुलाई 2000 को अलायंस एयर का बोइंग 737-2A8 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 56 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से 51 के शव विमान में मिले और 5 जमीन पर पाए गए थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन सरकार की आवासीय कॉलोनी पर क्रैश हो गया था। पटना से लेकर अहमदाबाद तक हुए हादसों ने विमान में सुरक्षित यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या हवाई यात्रा भी सुरक्षित नहीं, और सवाल ये भी, हादसों से पहले जिम्मेदार क्यों नहीं जागते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी और दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीप्ति जी, मैं आपका रुख करूंगा। और दीप्ति जी, अगर विमान के डेटा को लेकर बात की जाए, डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और कितना समय इन्हें डिकोड करने में लगता है? जी, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं अभिषेक। सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं। हर एक चीज जो कॉकपिट में अवेलेबल है, और क्योंकि ये ड्रीम लाइनर का कॉकपिट था तो जाहिर सी बात है कि 250 से ज़्यादा ही इसमें हर एक चीज़ का जो डेटा है वो फीड हुआ होगा। एंड इसको डिकोड करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आप देखिए कि जब इसको लैब में लाया जाएगा तो इसकी जब डिकोडिंग स्टार्ट होगी तो हर एक पैरामीटर की स्टार्ट होएगी और हर एक पैरामीटर को फिर चेक किया जाएगा कि किस पैरामीटर की क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी या क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे और क्या कॉम्बिनेशंस बिगड़े, और वो बिगड़ने से ऐसी क्या खराबी हुई कि लॉस ऑफ थर्स्ट, अगर ये लॉस ऑफ थर्स्ट है तो हुआ, तो उसको डिकोड करने में काफी टाइम लग जाता है। 6 महीने से ऊपर का ही टाइम लग जाता है अभिषेक वैसे तो। बट अभी देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितनी फास्ट होती है या क्या चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आप देखिए ये बोइंग का जहाज है तो बोइंग की टीम भी इसमें आएगी। बहुत सारी अभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम की बैठक होगी, जो मतलब एक्सपेक्टेड है कि शायद कल या परसों तक टीम जो है फॉर्म होके पहुंच भी जानी चाहिए भारत में। तो ये सारी चीज़ों में भी टाइम लगेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन जाएगी। अगर मैं फौजी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ा 100% टाइम लगता है इन चीज़ों में, और हमें थोड़ी सी सांत्वना बरतनी पड़ेगी यहाँ पे किसी भी फाइनल कंक्लूजन तक रहने के लिए। हमारी सिर्फ प्रेयर्स रहेंगी कि फैमिलीज के लिए, उनके लव्ड वंस के लिए, कि उनको इस जो लॉस हुआ है फैमिली मेंबर्स का, उनके लिए भगवान उनको उतनी स्ट्रेंथ दे। और एजेंसीज के लिए भी मेरी प्रेयर यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इस इन्वेस्टिगेशन का पता लगा पाए कि ऐसा क्या एरर था, बिकॉज ये मुझे, जैसे कि सर ने भी बताया, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है, और अनफॉर्चुनेटली ये इतनी जल्दी हुआ है कि पायलट के पास कोई भी तथ्य बचा ही नहीं था उस जहाज को बचाने के लिए। कुछ भी विकल्प नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था। आसपास कोई खेत खलियान नहीं थे, कोई खाली जगह नहीं थी जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट को लैंड करा पाए, और जो सिविल जनता का जो लॉस हुआ है एमबीबीएस डॉक्टर्स का, उनको बचा पाए। ये रिहायशी इलाके में हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। और बिल्कुल दीप्ति जी, बिल्कुल ठीक, आपने कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें डिकोड करने की अब जरूरत है, और जाहिर तौर पर हमें समय भी लगेगा जिस तरीके से आपने कहा, और अब देखना यह भी होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन कृष्णा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और ड्रीम लाइनर जैसी आधुनिक मशीन को लेकर बात की जाए तो इसमें जो रेडुडेंसी सिस्टम होते हैं वो कितने लेयर के होते हैं, और क्या इसके फेलियर की संभावनाएं भी हैं? कौन से सिस्टम कह रहे हैं आप? कृष्णा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आप क्या मैं ड्रीम लाइनर के जो आधुनिक सिस्टम होते हैं उनको लेकर जिक्र कर रहा हूं। जैसे सिस्टम फेलियर की बातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें सिस्टम फेलियर हुआ, और जिस तरीके से जो समय है वो भी बड़ा कम था। तो ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कृष्णा जी कि क्या अमूमन जब कोई प्लेन हादसा होता है, हादसे का शिकार होता है, तो इतना ही कम समय होता है, या जो पायलट होता है उसके पास पर्याप्त समय होता है थोड़ा बहुत कि वो ये कोशिश कर सके अपनी तरफ से कि प्लेन को रिहायशी एरिया से दूर ले जाए, किसी मैदानी इलाके में या किसी नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर? देखिए, आपने काफी सारे सवाल पूछ लिए। मैं जहां तक कोशिश करूंगा सारे सवालों का जवाब देने का। एक तो पायलट का रिएक्शन टाइम। जी, पायलट का रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कि किस हाइट पे ये विमान कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, इंजन फेल होता है या आग लगती है या कुछ एक्सप्लोजन होता है, व्हाटएवर हैपेंस, किस हाइट पे हुआ। जी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना पायलट को ज्यादा टाइम मिलता है रिएक्शन करने को, जहाज को सुधारने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए, और या
कहीं पे फोर्स लैंडिंग करने के लिए या क्रैश लैंडिंग करने के लिए। जी अब वो सारा डिपेंड करता है कितनी हाइट पे हुआ। इस पर्टिकुलर केस में ये हाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदाजे से कुछ 400 फुट पे ये हादसा हुआ, जबकि टोटल पावर लॉस हुआ हवाई जहाज। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉर्म जो मेरे को दिखता है को फ्लाउट किया गया है, जी हर एक रनवे के दोनों साइड पे एक सेफ्टी फनल होती है, 5 किलोमीटर की सेफ्टी फनल होती है। वो मेरा ख्याल है 20 डिग्री आइदर साइड, दैट इज अ कोन ऑफ 40 डिग्रीज टिल 5 किलोमीटर्स। उस एरिया में, उस फनल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जी ये एक बहुत क्लियर वायलेशन है, जहां पे कि 3.2 द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज जहां गिरा, जमीन को टच किया, वो रनवे से 3200 मीटर 3.2 किलोमीटर दूर था। वो 5 किलोमीटर का सेफ्टी जोन नहीं मिला हवाई जहाज को। ये बहुत ज़रूरी है और इससे हमें अथॉरिटीज़ को लेसन सीखना चाहिए। अच्छा, जी। अब बात आ जाती है कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, इस केस में पर्टिकुलरली या तो फ्यूल स्टारवेशन है और या सिस्टम्स फेलियर है। सिस्टम्स फेलियर में मैं कहूँगा कंप्यूटर, आजकल के जहाज सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, टोटल कंप्यूटराइज्ड हैं एंड फ्लाई बाय वायर जी सिस्टम। उनके जो कंट्रोल सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कंट्रोल होते हैं। उनके जो हर एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है वगैरह वगैरह, वो सारे कंप्यूटराइज्ड है। ये कहीं मेजर कंप्यूटर फेलियर या कंप्यूटर हैकिंग मैं नहीं रूल आउट करूंगा। कंप्यूटर फेलियर और कंप्यूटर हैकिंग का अंदेशा है। जी जहां तक के सवाल है कि रिपोर्ट कितनी देर में आएगी, कब पता लगेगा, जो रिकॉर्डर होता है उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि 2-2.5 महीने में, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन होने को तकरीबन साल सवा साल का टाइम लग सकता है। और क्योंकि मेरे हिसाब से ये आइदर फ्यूल स्टार्वेशन दोनों इंजन में कैसे हो गई। अगर एयर बबल भी कहीं आया तो एक में आएगा, उसके बाद क्रॉसफीड में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो गहरी बात है जो कि अभी तक समझ नहीं आ रही। जी और आएगा, खुल के बात आएगी, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत। फिलहाल आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है अपने दर्शकों को, रिपोर्ट भी हम दिखा दें एक बार फिर से, जहां अहमदाबाद विमान हादसे की कवरेज के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जहां से हमारे सहयोगी जतिन ने हादसे के बाद की हर तस्वीरें दिखाई हैं और इस बीच उनकी एक रिपोर्ट है, आप देखिए। अहमदाबाद में जो सबसे बड़ी जो गंभीर जो दुर्घटना हुई है, जो एयर इंडिया का जो विमान था AI-171, जो कि अहमदाबाद के अंदर जो मेघानी नगर जो इलाका है, आप देख सकते हैं जहां पर ये क्रैश हुआ है। बिल्कुल इंडिया न्यूज़ की टीम वहीं पर जो है वो खड़ी है। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टरों की जो रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी, जो कि मेघानी नगर का जो IGP जो ग्राउंड था यहाँ पर आई हुई थी, वहीं पर उसी के अंदर ये बिल्डिंग से टकराने की वजह से ये अहमदाबाद के अंदर ये प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था। इसमें तकरीबन 242 जितने पैसेंजर यात्री जो थे वो सवार थे इसमें, और सभी लोगों को जो है यहाँ से निकालने की जो NDRF और SDF की टीम है उनके द्वारा राहत बचाव काम में जो है वो अभी चलाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग जो है वो यहाँ पर बचाव कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। आप पूरी तरह से आसपास का भी इलाका जो है वो देख सकते हैं। अभी भी जो सामने की तरफ जो बिल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। अभी उसको आग को अभी बुझाने की जो कामगिरी जो है वो अभी भी जो है वो दमकल के जवानों के द्वारा, फायर के जवानों के द्वारा जो है वो अभी कर रहे हैं। ये पूरा
आप मलबा जो है वो देख सकते हैं। ये जो मलबा है वो उसी का है, प्लेन का ये मलबा जो है आप देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से इसमें साइड में जो है ये आप देख सकते हैं, ये उसी प्लेन का मलबा है जो यहाँ से साइड में जो है वो निकाला गया है। आप देख सकते हैं जाड़ है लगे हुए। ये पैसेंजर की बैगों की ट्रॉलियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैसेंजर की बैगों की ट्रॉलियों के टायर भी जो है यहाँ पर लगे हुए। ये यहाँ पर प्लेन का पूरा कंपार्टमेंट है, ये आप जो है वो देख सकते हैं पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त जो है वो हो चुका है। प्लेन वहाँ पर गिरा था और वहाँ से आग लगने की शुरुआत जो है वो हुई थी। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और उसको फायर के जवानों के द्वारा जो है आग को फिलहाल काबू में तो जो है वो ले लिया गया, लेकिन बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो फायर के जवानों के द्वारा इस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए और यहाँ से जो आम जनता है उनको यहाँ से जाने के लिए बार बार जो है वो गुंजाइश जो है वो की जा रही है। लेकिन यह प्लेन क्रैश में 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की खबर सामने आई है। आईएमए के द्वारा यह जानकारी दी गई। एमबीबीएस के 45 छात्रों का इस वक्त इलाज जो है वो जारी है। मेडिकल कॉलेज से प्लेन टकराया था, मेडिकल कॉलेज से प्लेन की टक्कर से यहां पर एमबीबीएस छात्रों की मौत की खबर सामने आ रही है और 45 छात्रों का इलाज इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 45 छात्र जो हैं वो इस वक्त इलाजरत हैं और 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत हुई है। आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये बयान सामने आया है इस पूरे हादसे को लेकर, यानी कि 48 जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो इसकी जद में आए थे, जिनमें से 3 की मौत की खबर सामने आ रही है और 45 एमबीबीएस के छात्र जो हैं वो इस वक्त इलाजरत हैं। उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है, उनका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है।